constituent elements, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसमें भी लिखना एलिमेंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और जो इसकी 6 नंबर की प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी तो आपको ज़रूर लिखनी है डिफरेंसेस में, है ना। 6 नंबर की प्रॉपर्टी जो 7th नंबर में एग्जाम्पल आएंगे, ये 2 प्रॉपर्टी तो आपको याद करनी ही करनी है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। वो क्या है? 6 नंबर की प्रॉपर्टी है कंसिस्ट आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कंसिस्ट आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ आयनिक बॉन्ड कहाँ रहता है? जो बाहर था उसके पास। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कंसिस्ट आयनिक या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, कंसिस्ट आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, देखिए जैसे ये यहाँ पर है K4 और ये है FeCN6 है ना। तो ये जो है ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यहाँ बनते हैं आयनिक बॉन्ड, मतलब ये इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है ना। फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये ध्यान रखना है कि बाहर वाला आयनिक बॉन्ड बनाता है, फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और ये जो लिगेंड होते हैं ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर, कहीं पढ़ा है इनको हमने थोड़ा बहुत, जब हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में, बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये उसी के आगे का पार्ट है। अब आप लोगों को यही मिल रहे हैं बहुत सारे। ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लिगेंड्स हैं और लिगेंड्स के नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इस एलिमेंट का 6 है, क्योंकि इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे दिमाग लगा सकते हो आप, क्योंकि ये पूरे के पूरे किस में टूट जाते थे? आयंस में। फॉर्म ओनली आयनिक बॉन्ड, फॉर्म ओनली आयनिक बॉन्ड, ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल अभी हम लिखवा देते हैं। फॉर्म ओनली आयनिक बॉन्ड, ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये पॉइंट जरूर आपको याद करने हैं। अब नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है एग्जाम्पल। तो इसके तो इतने एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे ढेर सारे, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है। लेकिन इसका डबल सॉल्ट एंड होने जा रहा है, स्टार्ट हुआ और यहीं एंड हो रहा है। तो डबल सॉल्ट के 3 एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं और तीनों एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, लिख गया था क्या ये वाला? लिख पाया था किसना? क्यों लिख गया? तो पहले कॉम्प्लेक्स, अब आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल इसलिए लिख रहे हैं क्यों वहाँ पर उसको बेकार में डिस्टर्ब करें, ढेर सारे एग्जाम्पल बना रहे हैं तो लिख देते हैं। देखो तो इसके एग्जाम्पल उन्हीं से शुरुआत करते हैं जो आपको याद है। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब ये नाम कैसे आया? कुछ दिनों बाद आप भी ऐसे ही बोलोगे, है ना। ऐसे नहीं बोलोगे K4 FeCN6, नाम आने लगेंगे ना, फिर नाम बोलने में मज़ा आता है। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। हाँ, कौन सा? नहीं, ये तो इसके लिख रहे हैं। डबल सॉल्ट का आयन का एग्जाम्पल, आयनिक बॉन्ड का आप भी बना देते हैं ढेर सारे। उसका हमने इसलिए लिखवाया क्योंकि खूब बड़ा आयंस बनाना पड़ता हमें, तो हमने उसको छोड़ दिया। अब एग्जाम्पल लिखवा देंगे तो उसी में आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो मर्क्यूरेट सेकेंड,
दिस इज द नेशनल रीजन, इससे मिलियन बेस ऑफ आयोडीन बनाए जाते हैं। मिलियन पूछ लिया जाता है कि नेशनल रीजन से क्या बनाया जाता है, तो मिलियंस बेस ऑफ आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, कई बार पूछा गया नेशनल रीजेंट का फॉर्मूला K2HgI4। दिस इज द नेशनल, आगे भी मिलेगा आपको ये, और भी बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे ना लिखवाते हुए बंद कर देते हैं इनको, क्योंकि आगे तो ढेर सारे पढ़ाएंगे, तो आपको जौन सा अच्छा लगे वो लिख लेना। CON3(6SO4) हेक्साएमाइन नेगेटिव पॉजिटिव है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेटो, ये इसका नाम है। कैसे आ रहे हैं नाम, वैसे 1-2 दिन में आपको बता देंगे कैसे आ रहे हैं। ये हो गए इसके, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, लेकिन सिर्फ यही लिखे हैं। अब इस तरफ देखिए 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उन तीनों एग्जाम्पल को आपको याद हो। कई बार पूछा गया है कि पोटास एलम कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट की कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो बता दोगे अब ये कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। तो पहला एग्जाम्पल है पोटास एलम, फॉर्मूला तो याद ही होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाटर, दिस इज द पोटास एलम। और इसको पानी में डालोगे ना तो इसका कण कण टूट जाएगा, ए K पॉजिटिव ASO4-2 AAl+3 और ASO4-2, और वो वाटर में मिल जाएगा। और इसमें पूरे में ही आयनिक बॉन्ड होते हैं, यहाँ भी इन दोनों के बीच में भी आयनिक, उसके देखो इसको डबल सॉल्ट क्यों कहते हैं। डबल सॉल्ट को डबल सॉल्ट कहने का रीजन है, देखो एक सॉल्ट ये है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा सॉल्ट ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 2 सॉल्ट से मिलके बना है, दैट्स व्हाई डबल सॉल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट, ये एग्जाम्पल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका एग्जाम्पल है मोहर्स सॉल्ट, और इसका फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, दिस इज द मोहर सॉल्ट। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाटर, ये है मोहर सॉल्ट। ये भी डबल सॉल्ट है, एक सॉल्ट ये है और एक सॉल्ट ये है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका रखना है याद, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाटर, ये भी डबल सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम। तो ये आपके डिफरेंसेस खत्म हुए बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो 6 नंबर का पॉइंट है और ये जो एग्जाम्पल है, इसको आप 7th पॉइंट बना के लिख सकते हो एग्जाम्पल को। ये जरूर याद करना है बच्चों, 6 और 7th नंबर का जरूर याद करना है, और ऊपर से 1-2 अपने मन के याद कर लेना जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है। चलो 30 सेकंड देते हैं, 3 डिफरेंसेस याद करके सुनाओ, और जिसमें फॉर एग्जाम्पल वाला याद होना ही चाहिए। इसके 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हो, इसके तीनों ही याद करने हैं। 30 सेकंड, टाइम स्टार्ट। 1 पे आ गया, 7 पे सुनेंगे। चलो प्रमोद, जल्दी 3 डिफरेंस सुनाओ, नहीं रुकना है, स्पीड नहीं, कुछ नहीं होगा, बंद करो कॉपी, यहाँ देखो। चलिए स्टार्ट।
हमने 30 सेकंड दिए थे, तुम लाइन खींचने में लगे रहे क्या? अरे थे तो आओ, अब अगले 30 सेकंड में याद हो जाए। 3 श्रेजल सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, कंप्लीटली आयोनाइड। नेक्स्ट, हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो इसका तुम भी पटली खींच लो। 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस सुनाओ। हाँ फिर उसके बताओ। ठीक है, चलो राज सिर्फ एग्जाम्पल बताओ इस साइड डबल सॉल्ट के, ओनली एग्जाम्पल। K2SO4 Al2SO4 into 24H2 Al2SO4 होल थ्राइज इंटू 24H2 पोटासियम। नेक्स्ट जल्दी, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 होल ट्वाइज SO4 6H2। नेक्स्ट, कार्नेलाइट पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2। चलो महक तुम बताओ 2 डिफरेंसेस बिटवीन डबल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वैसे ही, चलो सिद्धार्थ फॉर्मूले सुनाओ डबल सॉल्ट के। Al2SO4 होल थ्राइज। हाँ नेक्स्ट, हाँ KCl MgCl2 6H2। चलो प्रमोद 2 डिफरेंस सुनाओ जल्दी। हाँ हाँ, आयोनाइड कंप्लीट, दोनों के एक एक एग्जाम्पल जल्दी। हाँ जल्दी बोलो। पोटासियम K2SO4 Al2SO4 होता है 24H2O। मोहर सॉल्ट का बोलो FeSO4 NH4 होल ट्वाइज SO4 6H2। कार्नेलाइट का बोलो KCl MgCl2 6H2। डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए डिफरेंट definitions related to coordination compounds या complex compounds। coordination और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दोनों एक ही हैं। अब आपके चैप्टर में डबल सॉल्ट नहीं है तो डबल सॉल्ट वहीं से याद कर लेना, आ जाता है। डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट डेफिनीशंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डिफरेंट डेफिनीशंस, नीशंस एक नहीं है ना, कई सारी हैं। डिफरेंट डेफिनीशंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो आपको बहुत सारी डेफिनीशंस पढ़नी है। इस चैप्टर का पता ही नहीं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 100% कह दिया, 99.9% 2 नॉमेनक्लेचर आते ही आते हैं और ये सबको पता है कि, लेकिन ये क्यों आते हैं? क्योंकि
नॉमेनक्लेचर उसी से बन सकता है जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम से कम 75% आता है, इसलिए नॉमेनक्लेचर पूछे जाते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम आपके सामने और बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को हमारे साथ लिखते चलना है। मिडिल में लिखना K4 Fe CN होल 6। आपको हर एक चीज़ की डेफिनीशन पढ़नी है। तो सबसे पहले जो बाहर प्रेजेंट रहता है ए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही वो स्पीसीज है जो आयनिक बॉन्ड बनाती है। ए इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको कहते हैं काउंटर आयन। दिस इज कॉल्ड काउंटर आयन। काउंटर आयन ये आपके कहलाते हैं काउंटर आयन, या इसी को बोलते हैं आयनिक स्फीयर, है ना। इसकी डेफिनीशन कभी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, नहीं तो आगे जाके फिर हम नाम कैसे करेंगे। ये ही वो स्फीयर है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये है काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्रैकेट में बंद है आपकी, तीन चीज़ें हैं यहाँ। एक तो स्फीयर है, दूसरा मेटल एटम और मेटल आयन है, और तीसरा लिगेंड्स हैं। इन सब को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कहलाती हैं आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंटिटी ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको पूरा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो इतना आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन तीनों में से कोई डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ना तो काउंटर आयन की आएगी, लेकिन पता होना चाहिए तब तो नॉमेनक्लेचर करेंगे, ना ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी की आती है, ना ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आती है। अब जो यहाँ पर रखा है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम अगर ये न्यूट्रल हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, तब ये एटम कहलाएगा। लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2 +3, वो कब आएगी वो सिखाएंगे, तो ये आयन कहलाएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम या इसी को बोल सकते हो आयन, ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो बोलेंगे एटम, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो बोलेंगे आयन। ये हमेशा मिलेगा आपको डी ब्लॉक से, है ना। ऑब्जेक्टिव फंसा के पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रॉम डी ब्लॉक से। ये आपको मिलेगा डी ब्लॉक से। पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाउंड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आ गए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से। देखो आयरन डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर 26। और दूसरी खास बात, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है आयरन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, लेविस के एसिड। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये डी ब्लॉक से होता है, दूसरा ये लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड, लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है लिगेंड से। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लेविस एसिड है, और ये डी ब्लॉक से होता है। इसके बाद ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है CN, ये कहलाते हैं लिगेंड्स और लीजेंड्स और लाइगेंड्स, कुल मिला के आपको जो बोल रहा हूँ, तो ये कहलाते हैं लीगेंड्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लीगेंड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। लीगेंड्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। लीगेंड्स
इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बताओ ये क्या हो गए, बेस। ये लेविस के बेस होते हैं, लेविस बेस होते हैं। फंसा के पूछ ले ऑब्जेक्टिव तो ध्यान रखना। तो लीगेंड की डेफिनेशन आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लीगेंड्स। और ये जो लीगेंड्स के नंबर होते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों आप दो जगह पढ़ोगे, एक तो इस चैप्टर में पढ़ोगे और एक पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में और यहाँ के कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन अलग है। सॉलिड स्टेट में एक पार्टिकल को जितने पार्टिकल टच कर लेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 66, बहुत इंपॉर्टेंट है, और CaCl में होता है 88। तो यहाँ की डेफिनेशन अलग है और यहाँ की कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन अलग है। अब यहाँ से कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे जाते हैं, तो वो हम बताएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आए तो ये वाली लिखना है आपको, यहाँ से आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये चेंज भी हो जाता है, वो बताएंगे कैसे। जनरली जो नंबर दिखता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन लिगेंड्स के टाइप पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रक्चर में हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, जो अलग से आएंगी। जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड, लिगेंड का एक स्पेशल टाइप होता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसके बाद कीलेट लिगेंड आते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं, इनको बोलते हैं कीलेट लिगेंड। तो आपको सब कुछ ये पता होगा तब तो जाके आप इसका नाम लिख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डालिए फर्स्ट हेडिंग, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के पर्पज से बच्चों, और आ भी जाए तो टेंशन नहीं है, तुरंत बता दोगे आप लोग। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो लिखिए सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, फिर कॉमा लगाइए, लीगेंड्स and coordination sphere collectively कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कहाँ बेटा, कोऑर्डिनेशन सही तो लिखा, SP, ओके। एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर collectively known as coordination entity बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, कॉमा, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर collectively known as coordination entity। रटना पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों? सिफा के पहले कंघी तो कर ले।
उसकी देखो 1, 2 और 3 चीज़ें मिला के क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। चाहे इसको बोलो फिर इसको बोलो, चाहे आपको 3 चीज़ें में बोलना है कि इन 3 चीज़ों को मिला के कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आप बोल दें स्क्वायर ब्रैकेट, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड्स कंप्लीटली और कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जाइए तुम लोग बैठो, अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे। हम बायो वाले चले जाओ, जिसको जाना है वो जा सकता है। साची तुम भी बायो ली हो? जाओ पढ़ा देंगे कल, परेशान मत हो। कल हम जब आए उसके पहले आज जो हम पढ़ा रहे वो सब पढ़ा देना सिफा तुम, ठीक है? पढ़ा दोगे ना? कल तो लाइट नहीं आएगी, तुम्हारे बहाने को आज जाके डायरी में लिखेंगे। अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा ये बहाना। हाँ क्या क्या साथ में छोड़ेंगे 10 मिनट बाद। और कल तुम टाइम से आके सब पढ़ा देना जो आज छूट रहा है बच्चों को, ठीक है? पहली डेफिनेशन याद करो जल्दी से, कोऑर्डिनेशन एंटिटी याद करो। और एग्जाम्पल यही अगर आ जाए मान लो तो यही एग्जाम्पल लिखाना, और ऐसे लिखाना कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऐसे ऐसे इसको बंद करके स्क्वायर ब्रैकेट सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड, या ऐसे बोलो सेंट्रल मेटल एटम आयन, मेटल एटम और आयन, लिगेंड एंड स्क्वायर ब्रैकेट कहलाती हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हो गई याद प्रमोद? चलो तो सेकेंड डेफिनेशन लिखो बच्चों। सेकेंड डेफिनेशन है काउंटर आयन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकेंड हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखिए सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स आर क्लोज्ड in square bracket, are closed in square bracket, which is called coordination sphere, coordination sphere। Central metal atom or ion and ligands are closed in square bracket which is called coordination sphere। देखिए सेंट्रल मेटल एटम को और आयन को
एंड लिगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर।